तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। आज 20 फरवरी की सुबह 7 बज चुके हैं और मनीष सर करंट अफेयर क्लास में उमंग क्लासेस पर आपका स्वागत है। रोज की तरह हम 7 बजे मिलते हैं और देखते हैं वो कौन से 10 सवाल हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ध्यान दें वो लोग भी जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, चूंकि एग्जाम डेट की घोषणा तो हो ही चुकी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त बीपीएससी में भी करंट अफेयर्स का अपना योगदान जीएस वाले पार्ट में रहता है, तो वो लोग भी इन वीडियो से जुड़े। रेलवे वाले तो जुड़ना ही कंपलसरी है, क्योंकि जो ग्रुप डी की तैयारी करेंगे उनके तो 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आने हैं, ठीक है। एएलपी का पेपर चल रहा है, उनमें भी आ रहा है। यूपीएसआई में भी लगभग 2 से 4 सवाल करंट अफेयर्स के आने हैं। यूपीपी कांस्टेबल में लगभग 5 से 6 सवाल करंट अफेयर्स के आने हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त जितनी भी परीक्षाएं होंगी इस दौरान, चाहे लेखपाल हो या यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं हो, इन सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स अपना महत्व निभाता रहता है, ठीक है। तो आज की शुरुआत करते हैं। पहले वो सवाल, ठीक है, जो कल हमने दिया था कि कल का प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ पर, तो बहुत सारे लोगों ने सही जवाब बताया था, कहाँ पे, मथुरा, ठीक है। तो भारत का पहला हाथी अस्पताल कौन सी जगह पर, मथुरा में खोला गया है, ठीक है। याद रखें 2020 में इसकी शुभारंभ हुआ था, वर्तमान में पूरी तरह से संचालित है, कहां पर, मथुरा में। अब चलिए आज के उन 10 सवालों को देखते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला सवाल कह रहा है कि G4 की बैठक किस देश में हुई। किसकी बात, G4 की बैठक किस देश में हुई। तो सर G20 सुना था, G7 सुना था, ठीक है, और ये G4 क्या आ गया, ठीक है। G7 G20 के अतिरिक्त G4 की अगर बात करें तो कौन कौन सा देश हो जाए G4 में, तो भारत हो जाए, जर्मनी हो जाए, जापान हो जाए, ठीक है, जापान हो गया, और इसके अतिरिक्त जो है ब्राजील हो गया। ये 4 देश मिलकर बनाते हैं ग्रुप ऑफ 4, यानी G4 का निर्माण करते हैं। G4 की अगर बात करें तो G4 की स्थापना, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2005 में, ठीक है। कब, वर्ष 2005 में, ठीक है। आप G7 जानते हैं, जिसको याद करने का ट्रिक भी आपने याद किया था, जूस GF, ठीक है, जिसको याद करने किसका, G7 की बात करते हैं, तो G7 को आप याद करते हो किससे, जूस GF से याद करते हो, ठीक है। जिसमें आपको पता होगा J से क्या हो जाता है, तो सर जापान हो जाता है, ठीक है। U से क्या हो जाता है, तो USA हो जाता है, ठीक है। I से क्या हो जाता है, तो इटली हो जाता है, ठीक। C से क्या हो जाता है, तो कनाडा हो जाता है, ठीक है। E से क्या हो जाता है, तो इंग्लैंड हो जाता है, ठीक। G से क्या हो जाता है, तो जर्मनी हो जाता है, ठीक, जर्मनी की बात कर लें। F से पूछता है तो फ्रांस। ये जो मेंबर हैं ये किसके हैं, G7 के हैं। G4 में कौन है, तो भारत है, जर्मनी है, जापान है और ब्राजील, ये किसके मेंबर हैं, G4 के। स्थापना हुआ कब इसका, 2005 में। सवाल पूछा था कि G4 की हालिया बैठक कौन से देश में हुई, तो G4 की हालिया बैठक हुई जर्मनी के म्यूनिख शहर में। कहां पर, जर्मनी के म्यूनिख शहर में, ठीक, आयोजित हुआ कौन सी बैठक, G4 की बैठक, जिसमें चर्चा हुआ कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधारों को लेकर, ठीक, जिसके तहत भारत को शामिल करने का बार बार प्रस्ताव रखा जाता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को भी शामिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को भी शामिल किया जाए, इसी को लेकर चर्चा हुई। जर्मनी की याद आती है तो क्रांति जुड़ जाता है, ठीक। हमें पता है जर्मनी के स्टुटगार्ट में, ठीक है, जर्मनी के स्टुटगार्ट में, ठीक, 1978 के समय में, ठीक है, मैडम भीकाजी कामा, कौन, मैडम भीकाजी कामा, इस नाम को याद रखिएगा, भारतीय क्रांति की मां कही जाती हैं, कौन, मैडम भीकाजी कामा। इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था। तिरंगा तो सर 22 जुलाई 1947 को आयोजित, ठीक, अपनाया गया था, जो कि, ठीक है, पिंगली वकैया ने तैयार किया। तो इनका तिरंगा नीला, पीला और हरे रंग का एक झंडा था, उसे फहराया था किसने, मैडम भीकाजी कामा ने, जिसमें साथ दिए थे राणा सिंह भी साथ इनके जुड़े हुए थे। कहां पे, जर्मनी के स्टुटगार्ट में, ठीक। तो ये पहले सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाए। पहले सवाल का जवाब क्या हो गया, जर्मनी हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 2 नंबर। कह रहा है कि रामकृष्ण परमहंस की कौन सी जयंती मनाई गई,
ठीक है। रामकृष्ण परमहंस की बात करें तो इनका जन्म 18 फरवरी 1836 को हुआ था। अंदाजा आपको खुद ही लग जाएगा कि इनका कौन सी जयंती मनाई गई। 2026 चल रहा है तो कितना घटा दिया जाए, 10 घटा दिया जाए, यानी कौन सी जयंती, 190वीं जयंती, 190वीं जयंती ठीक इस वर्ष मनाई गई। रामकृष्ण परमहंस की अगर बात करें तो इनका मूल नाम होता है गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक, इनका मूल नाम क्या था, गदाधर चट्टोपाध्याय, जिन्होंने भारत में आध्यात्मिक चिंतन को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाई। जैसा कि हम जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी हुआ करते थे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी हुआ करते थे, ठीक है। काली मंदिर से इनका जुड़ाव था। इन्हीं के शिष्य हुए कौन, तो भारत के महानतम व्यक्तित्व जिनको हम जानते हैं किस नाम से, स्वामी विवेकानंद के नाम से। किसके नाम से, स्वामी विवेकानंद के नाम से। तो अपने गुरु के सम्मान में स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में किसकी शुरुआत की थी, तो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किया था। किसके मिशन, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किया था, जिसके तहत मठ स्थापित किए गए। वेलूर जो कि कहाँ पड़ता है, ठीक है, कलकत्ता के पास यानी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो दूसरा सवाल पूछा था रामकृष्ण परमहंस की कौन सी जयंती मनाई गई, तो जन्म हुआ 18 फरवरी 1836 को, लेकिन जयंती 19 तारीख को मनाई गई है। प्रधानमंत्री ने इसमें ठीक है स्वामी परमहंस के व्यक्तित्व के बारे में प्रकाश डाला और उनको संबोधित किया। किसने, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद इन्हीं के क्या हुआ करते थे, शिष्य हुआ करते थे। ठीक, 1886 में इनका देहांत हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जिनके बारे में आप जानते हैं कि 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय एक संस्कृति, भारतीय धर्म का ठीक है परचम इन्होंने पूरी दुनिया में फैला दिया था। चलें अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 यानी बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात की जाती है। किस पर, बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात की जाती है। तो पूछता है कहां आयोजित हुआ, तो बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई। कहां पर, बेंगलुरु ही। बेंगलुरु की जब बात कर रहे हैं तो बेंगलुरु का संस्थापक पूछता है आपसे, तो आप बताते हो सर 15वीं 16वीं शताब्दी में किसने, कैंपेगौड़ा ने। किसने, कैंपेगौड़ा ने बेंगलुरु शहर की स्थापना किया था। और कैंपेगौड़ा की मूर्ति को ही हम कहते हैं क्या, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। क्या कहा जाता है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है किसकी मूर्ति को, ठीक है, तो कैंपेगौड़ा की मूर्ति को। बांध सुरक्षा की जब बात आई है तो अगर पूछता है कि विश्व में सर्वाधिक बांध कहाँ है, तो बांध की संख्या में सबसे नंबर 1 देश चीन है, नंबर 2 पर कौन है, यूएसए है, और बांधों की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, तीसरा है। कौन सा है, तीसरा है। भारत की अगर बात करता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध बताइए, ठीक, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध ठीक उत्तराखंड राज्य में कौन सा बांध, टिहरी बांध। याद रखिए कौन सा बांध, टिहरी बांध जो सबसे ऊंचा है। और वही अगर पूछता है कि सबसे बड़ा बांध बताइए, ठीक है, सबसे बड़ा, तो आप गुजरात का सरदार सरोवर का नाम लेते हैं। किसका, सरदार सरोवर, ठीक, जिसका संबंध कहां से, गुजरात से है। और लंबा पूछता है, ठीक है, लंबा, ठीक है, तो हम बताते हैं किसके बारे में, हीराकुंड के बारे में। उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ हीराकुंड, लंबा हीराकुंड है, बड़ा सरदार सरोवर है, ऊंचा टिहरी बांध है। और बांधों को लेकर जो सुरक्षा पे सम्मेलन इस वर्ष हुआ वो कहां पर हुआ, बेंगलुरु में हुआ, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुआ। चलिए अगला सवाल, किस राज्य में भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन यानी निजी क्षेत्र की एक असेंबली लाइन किसके द्वारा शुरू की गई है, टाटा के द्वारा। किसके द्वारा, टाटा एयरबस की स्थापना के साथ ही इसकी शुरुआत हुआ है कि पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन की शुरुआत टाटा एयरबस ने, ठीक, कहां पर, ठीक है, तो कर्नाटक में। कहां पर, कर्नाटक में, यानी कि बेंगलुरु, यानी कि मुख्यतः बेंगलुरु वाले क्षेत्रों से जुड़ा है टाटा एयरबस। ठीक, H125 नाम है क्या इसका, H125
हेलीकॉप्टर की बात आई है तो याद रखें भारत की पहली हेलीकॉप्टर सेवा हम किसको मानते हैं? पवन हंस हेलीकॉप्टर। किसकी बात करते हैं? पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा जो है दुर्गम स्थानों पर, ठीक है, हेलीकॉप्टर की पहुंच को आसान बनाता है पवन हंस हेलीकॉप्टर, जो कि भारत सरकार के नियंत्रण में प्रारंभ हुआ। वैसे दुनिया में हेलीकॉप्टर के प्रयोग करने के मामले में भारत का स्थान बहुत नीचे है, अर्थात भारत में हेलीकॉप्टर का प्रयोग ज़्यादा नहीं होता। इस क्षेत्र में बड़ा कदम किसने बढ़ाया है? टाटा ने। और प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन की शुरुआत कहां पे किया है? कर्नाटक में किया है। चले अगला जरा देखते हैं। अगला, खुर्रमशहर 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल को किसने विकसित किया है? ठीक है, तो खुर्रमशहर की अगर बात करते हैं, खुर्रमशहर जो कि फारसी नाम है कहाँ का? ठीक है, ईरान के ही एक शहर का। तो यह मिसाइल जो है एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक, जो बहुत कम समय में, ठीक है, तैयार हो जाती है अपने लक्ष्य को भेदने के लिए। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल है जो अपने लक्ष्य को भेदने के लिए बहुत, ठीक, कम समय में तैयार हो जाती है। ठीक, इस मिसाइल की अगर बात करें तो इसका पहला संस्करण 2017 में ईरान ने जारी किया। हालिया अमेरिका से विवाद के बीच में इसने अपने खुर्रमशहर 4, ठीक है, नामक बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित किया है, जिसकी क्षमता 2000 किलोमीटर है। कितना? 2000 किलोमीटर इसकी क्या है? क्षमता है, रेंज है। ठीक है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है मध्यम दूरी की। और किस देश ने? ईरान ने। ईरान जिसकी राजधानी आप क्या जानते हो? तेहरान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तेहरान जो है इसकी क्या होती है? राजधानी होती है। ईरान की बात आई है तो भारत द्वारा निर्मित एक बंदरगाह, ठीक है, चाबहार बंदरगाह कौन से देश में है? ईरान में है। कौन से देश में? ईरान में। कौन सा बंदरगाह? तो चाबहार बंदरगाह, ठीक, का संबंध ईरान से है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो गया? ईरान हो गया। अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर क्या कह रहा है? किसके द्वारा भारत की पहली मधुमक्खी कॉरिडोर पहल की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो NHAI द्वारा, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किसकी शुरुआत की? सड़कों के किनारे यानी राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे, ठीक है, परागकणकारी जीव जंतुओं के लिए फूलों के गुच्छे और वैसे पौधे लगाए जाएंगे जो इन्हें आकर्षित करें, जिससे जो है मधुमक्खियों के पालन को और आसानी मिलेगी और परागणकारी जीवों की वृद्धि होगी। इसकी पहल किया है किसने? NHAI ने। NHAI की बात करें तो NHAI के लिए एक्ट अगर पूछता है कि NHAI अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1988 में। लेकिन NHAI की स्थापना पूछता है तो स्थापना हुआ था 1995 में। कब? 1995 में। और वर्तमान में NHAI के चेयरपर्सन की अगर बात करें या चेयरमैन की बात करें तो वो हैं संतोष कुमार यादव। कौन है? संतोष कुमार यादव जो हैं इसके क्या हैं? वर्तमान, ठीक है, मुखिया हैं। किसके? NHAI के। ये राष्ट्रीय राजमार्गों के संचालन को आसान बनाता है, जिसमें टोल टैक्स वगैरह पे आप ये नाम लिखा हुआ देखते होंगे, NHAI। तो इसने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे, ठीक है, परागणकारी जीवों के लिए किसकी शुरुआत किया है? तो मधुमक्खी कॉरिडोर पहल की क्या किया है? शुरुआत किया है। किसके द्वारा? तो NHAI द्वारा। ठीक है, चलें अगला सवाल देखा जाए जरा। ग्लोबल टेक हब बनने के लिए भारत की पहली ग्राफीन पॉलिसी को, ग्राफीन नीति को, ग्राफीन आया है तो ग्राफीन को जो है वंडर मटेरियल कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? वंडर मटेरियल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें इतनी क्षमता है, किसी भी उद्योग को आकार को बदल सकती है, उसके स्वरूप को बदल सकती है। कौन? ग्राफीन। ये है क्या? तो एक कार्बन का एक 2D, ठीक है, कार्बन का एक 2D पतली परत होती है, एक पतली परत होती है जो कि पारदर्शी होती है। प्रमुख बात क्या है कि ये कैसा होता है? पारदर्शी होता है। और दूसरी चीज क्या कि स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत होती है। किससे? स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत होती है। क्या? तो ग्राफीन जो है, ठीक है, यानी कि कठोरतम, ठीक है, पदार्थों में इसकी गणना किया जाता है। किसका? ग्राफीन का। तो ग्राफीन नीति को शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? केरल। आप जानते हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में केरल हमेशा आगे रहता है। जैसे कि हम जानते हैं पूर्णतः डिजिटल साक्षर भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। कौन सा है? केरल है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। हाल ही में खबरों में छाई रही शाहपुर कंडी बांध परियोजना किस नदी पर है? क्यों बनाया गया है समझिएगा। ठीक है,
तो एक बांध है जिसका नाम है चमेरा, ठीक है, जिसको अब हम रणजीत सागर के नाम से जानते हैं। पहले इसका नाम चमेरा हुआ करता था, अब इसे कौन सा बांध के नाम से जानते हैं? चमेरा, ठीक, रणजीत सागर के नाम से। तो इसके अतिरिक्त पानी को रोकने के लिए, ताकि हमने जो सिंधु नदी समझौता को रद्द किया है यानी कि होल्ड पे डाला है, तो जो अतिरिक्त पानी हो उसको रोकने के लिए एक और बांध की शुरुआत हमने कर दिया। कौन सा? शाहपुर कंडी बांध, ठीक, जिससे कि पाकिस्तान के जाने वाले पानी को हम क्या करें, ठीक, अतिरिक्त पानी को रोक लें। पहले रोकने के लिए कौन सा बांध था? रणजीत सागर बांध। और ये बना है कौन सी नदी पे? तो रावी नदी पे। कौन सी नदी पे? रावी नदी पर बना है। कौन सी? रावी, जो कि चिनाब की सहायक होती है और आगे जाके चिनाब और सतलुज जो है सिंधु में मिल जाती हैं, ये हम जानते हैं। चिनाब का नाम आया है, ठीक है, चमेरा भी किस पर है? चिनाब पर है। चिनाब का नाम आया है तो याद रखें चिनाब पर बहुत सारी परियोजनाएं, जैसे कि सलाल, दुलहस्ती, ठीक, पाकल दुल, बगलीहार, ये सारी जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी नदी से जुड़ी हैं? तो चिनाब नदी से जुड़ी हैं। व्यास आता है तो याद रखिए पोंग बांध जल विद्युत परियोजना। कौन सा? पोंग, ठीक है, किससे जुड़ा है? व्यास से जुड़ा है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। चलें अगला सवाल, हाल ही में खबरों में छाई रही विक्टोरिया झील किस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? विक्टोरिया झील की अगर जब बात करते हैं तो यह किन 3 देशों से लगती है? तो याद रखें, तो एक तंजानिया, ठीक, तंजानिया, युगांडा और केनिया, ठीक है, 3 देशों की सीमाओं के बीच में स्थित है कौन सी झील? विक्टोरिया। जो कि प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि इस झील के बीचों बीच से कौन सी रेखा जाती है? तो पूछेगा किस झील से, ठीक है, भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, ठीक है, तो कौन सी झील? विक्टोरिया झील, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। साथ ही साथ यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पहली तो हम जानते हैं सुपीरियर है, ठीक है, जो कि उत्तरी अमेरिका में पड़ती है, ठीक है, और दूसरी कौन सी है? विक्टोरिया, जिसके बीचों बीच से जाती है कौन सी नदी, कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। तो कौन से महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप के भ्रंश घाटी में स्थित है, यानी विक्टोरिया झील किसमें है? महान भ्रंश घाटी में, ठीक, महान भ्रंश घाटी में। और भी झील इसमें पड़ती है महान भ्रंश घाटी में, जैसे कि एडवर्ड पड़ती है, अल्बर्ट पड़ती है, ठीक है, न्यासा यानी टंगानिका पड़ती है, ठीक। ये सारी झीलों का संबंध किससे है? तो इन सभी झीलों का संबंध जो है किससे आ जाता है? आपका अफ्रीका महाद्वीप से आ जाता है। चलिए अगला, भारत में पहली बार किस राज्य सरकार ने ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? यानी ज्वार से आने वाले बाढ़ को भी अब राज्य विशिष्ट आपदा, तो वही क्षेत्र हो सकता है जिधर, ठीक है, ज्वार ज्यादा हो, तो ज्वार ज्यादा आता है कि कौन से वाले क्षेत्र में, ठीक है, तो पश्चिमी तट पे। तो पश्चिमी तट के यहाँ 3 राज्य दिए हुए हैं, लेकिन आपदा घोषित किया है किसने? केरल ने। किसने घोषित किया है? केरल ने घोषित किया है इसे क्या? राज्य विशिष्ट आपदा। याद रखिए आपदा के क्षेत्रों में काम करती है एक इकाई जिसको हम कहते हैं एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिसोर्स फोर्सेस, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के नाम से जानी जाती है। कौन? एनडीआरएफ की अगर बात किया जाए तो पूछता है कि एनडीआरएफ की अगर स्थापना की बात करें, ठीक है, अगर पूछ दे कभी कि एनडीआरएफ की स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुआ था। राज्यों में काम करती है कौन? एसडीआरएफ काम करती है। तो राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किस राज्य ने किया है? केरल ने। किसको? ज्वारीय बाढ़ को, ठीक है। अगर ज्वार की भी बात करें तो ज्वार हम जानते हैं कि भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? तो गुजरात के ओखा तट पर। कहां पर? ओखा तट पर, ठीक है। कौन सा क्षेत्र है, कौन सा राज्य? गुजरात के ओखा तट पर सबसे ऊंचा ज्वार आता है, ठीक है। चलिए तो ये आपके, ठीक है, 10 सवाल हो गए, ठीक है। अब आज के प्रश्न की बात करें, कल के प्रश्न का जवाब क्या हो जाए? मथुरा। शुरू में भी बताया हूं, फिर से बता देता हूं कि भारत का पहला हाथी का अस्पताल कहां पर? मथुरा में। आज का प्रश्न है भारत का पहला एआई ड्रिवन, ठीक है, यानी कि एआई संचालित व्यापक शिक्षा मॉडल किस शहर में लॉन्च किया गया? चेन्नई की, मथुरा की, लखनऊ की, दिल्ली? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, ठीक। तो अगले दिन यानी कल की क्लास में जो हम इसका उत्तर आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में ये हमारे 10 प्रमुख सवाल रहे, ठीक।
आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपकी तैयारी को, स्टैटिक जीके को, ठीक करंट अफेयर्स को इस तरह कर देंगे कि आपको धीरे धीरे आत्मविश्वास आने लगेगा। बस 7 रोज बने रहिए। रोज सुबह 7 बजे मात्र आपका 15 से 16 मिनट, 10 से 12 से 16 मिनट तक, इतने समय में ही आपके दिन भर के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट, उनसे जुड़े हुए स्टैटिक जीके, ये सारा कुछ कवर करा दिया जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मेरे साथ बने रहिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। धन्यवाद।